Some exams are not just about the knowledge, they are about patience, discipline and daily practice. कोई भी जर्नी इतनी इजी नहीं होती, बट जो हम कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं वो भी आगे निकलते हैं. Everyday solving questions, learning from mistakes and staying focused is the real key. अगर डेडिकेशन स्ट्रांग हो तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम बहुत ही पॉसिबल हो जाता है. हेलो एवरीवन, टू माय चैनल एंड हियर आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट some social studies NCERT based questions for my UPSC journey. So let's begin the questions. So my first question is about which factor mainly helped the growth of the towns during the medieval period in India. Okay, so यहाँ पे जो question पूछा गया है, it is mainly about the growth of the towns during the medieval period. So let's begin the first question with this. तो यहाँ पे जो आंसर होगा that will be the growth of trade and crafts. growth of trade and crafts. तो ये जो फैक्टर है ये मेनली हेल्प करता है द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड की बात हो रही है. ये मेडिवल पीरियड की स्टूडेंट्स बात हो रही है. तो ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट्स. ठीक है, अब अगर हम सारे ऑप्शंस को अगर हम देखें तो इरिगेशन, दे हैव इम्प्रूव्ड द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, नो डाउट. इट हेल्प्ड द फार्मर्स ग्रो मोर क्रॉप्स एंड सपोर्टेड रूरल इकोनॉमी. बट इरिगेशन अलोन जो था, दे डिड नॉट सपोर्ट डायरेक्टली कॉज द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स. जो टाउन्स थे वो मेनली डेवलप हुए थे जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज इंक्रीज हुई थी. तो यहाँ पे ग्रोथ ऑफ टाउन्स की बात कही गई है, तो सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन जो है वो आंसर नहीं होगा. ठीक है, फॉरेस्ट, दे यूजुअली रिड्यूस्ड सेटलमेंट एक्सपेंशन, तो इसीलिए स्प्रेड ऑफ फॉरेस्ट नहीं होगा. और फॉरेस्ट को ऑफन क्लियर किया जाता था टू एस्टैब्लिश द एग्रीकल्चर और द सेटलमेंट्स. इसीलिए जो फॉरेस्ट एक्सपेंशन है ये अर्बन डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा. ठीक है, अगर डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ मेडिवल सोसाइटी, नो डाउट. बट डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर would reduce the economic stability, hence it could not support the growth of the towns. तो डिक्लाइन कभी सपोर्ट नहीं करेगा ग्रोथ ऑफ टाउन्स में. यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ग्रोथ ऑफ टाउन्स की बात की गई है. ठीक है, ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. तो ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट्स, ये जो फैक्टर था ये ज्यादा हेल्पफुल था फॉर द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. My next question is, which of the following statements about the Delhi Sultanate is correct? तो इसमें अगर हम देखें तो जो दिल्ली सल्तनत थी, इट वॉज फाउंडेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. तो इस पे थोड़ा सा फोकस देना है हमको. तो इट्स रूल्ड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम द 8th सेंचुरी. देखिए, हम क्वेश्चंस को ज़्यादा न पढ़ते, सारे ऑप्शंस को न पढ़ते हुए वी कम टू द पॉइंट. ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत थी स्टूडेंट्स वो 1206 में स्टार्ट होता है. 1206 में स्टार्ट होता है, नॉट इन द 8th सेंचुरी. तो सबसे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. ठीक है, 1206 ये 8th सेंचुरी बिल्कुल नहीं है. It was founded by Qutbuddin Aibak after the death of his general, that is मोहम्मद गौरी. तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था इंडिपेंडेंट रूल इन दिल्ली इन 2006. ठीक है, चलिए देखते हैं इसको बाद में. तो ये आंसर ज्यादा लग रहा है कि सही होगा, बट हम फिर भी बाकी दोनों ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. इट एबॉलिश्ड, वर्ड्स पे ध्यान देना, इट एबॉलिश्ड द लैंड रेवेन्यू सिस्टम. तो द लैंड रेवेन्यू सिस्टम रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट, इट वॉज नॉट एबॉलिश्ड. ठीक है, इट रिमेन्ड इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द सल्तनत. एंड रूलर्स जो थे वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स थ्रू ऑफिशियल्स एंड द लोकल चीफ्स. राइट, तो जो लास्ट का ऑप्शन है आपका डी, इट एनकरेज्ड बाय द हिंदू आर्किटेक्चर, बिल्कुल नहीं. तो दिल्ली सल्तनत था स्टूडेंट्स, वो मेनली किस पे डेवलप था, वो पूरी तरह से इंडो इस्लामिक कल्चर पे बेस्ड था. इंडो इस्लामिक कल्चर. ठीक है, तो ये जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था यहाँ का,
जो स्ट्रक्चर लोग बनाए थे दे वर कंबाइंड पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल्स सच एज आर्चेस एंड द डोम्स एटसेट्रा. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मुगल एम्पायर. ठीक है, तो मुगल एम्पायर में अगर हम स्टेटमेंट्स को देखें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मुगल एम्पायर. तो इसमें पूछा जाना चाहिए था विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट. करेक्ट कौन सा है इसमें. ठीक है, तो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम. यस करेक्ट, ये बिल्कुल सही है. अकबर ने ही इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम. और इट ऑर्गेनाइज्ड द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री. ठीक है, मनसबदारी के बारे में बात हो रही है. ऑफिशियल्स को रैंक किया जाता था, उनकी जो भी पोजीशंस थी, उनके जो नंबर ऑफ सोल्जर्स मेंटेन किए जाते थे. तो ये सब किस में था, मनसबदारी सिस्टम में था. जहांगीर बैंड ऑल द फॉरेन ट्रेड. ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है. ऑल नहीं, बिल्कुल नहीं. उन्होंने सारे फॉरेन ट्रेड्स को बंद नहीं किया था. फॉरेन ट्रेड एक्चुअली इंक्रीज्ड. कब, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. यूरोपियन के जो ट्रेडर्स थे एज द पोर्चुगीज एंड द इंग्लिश दे वर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द मुगल पीरियड्स. ठीक है, अगला जो थर्ड स्टेटमेंट है, शाहजहां बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली. बिल्कुल सही बात है ये. शाहजहां ही कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट लाल किला व्हेन ही शिफ्टेड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू शाहजहानाबाद, दैट इज दिल्ली. शाहजहानाबाद किसका नाम था ये, जो आज हम ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं, दैट वाज शाहजहानाबाद. ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक. तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 3 जो है ये बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं, एक मिनट. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवलर्स दे विजिटेड द इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ये पूछा गया है. ठीक, तो ट्रैवलर्स ड्यूरिंग द मुगल पीरियड में अगर हम देखें तो सबसे जो पहला है मार्को पोलो. तो मार्को पोलो ही वॉज अ वेनेशियन ट्रैवलर. सबके बारे में जानते हैं. ठीक है, वेनेशियन ट्रैवलर थे ये. ही वॉज अ वेनेशियन ट्रैवलर who visited parts of Asia during the 13th century. ये 13th century में इंडिया को विजिट किया था इन्होंने. 13th century ये मेनली इन्होंने ट्रैवल किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मंगोल एम्पायर एंड विजिटेड साउथ इंडिया अर्लियर. इन्होंने क्या किया था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मंगोल एम्पायर ही मेनली ट्रैवल्ड. ठीक, एंड विजिटेड द साउथ इंडिया ऑल्सो. अब अगर इब्न बटूता की बात करें, ही वॉज अ मोरक्कन ट्रैवलर. बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये, मोरक्कन ट्रैवलर. ठीक है, इन्होंने इंडिया में विजिट किया था कब, जब मोहम्मद बिन तुगलक का राज था. जब तुगलक थे. ठीक है, तुगलक के बारे में हम फिर पढ़ेंगे. और इन्होंने, इब्न बटूता ने इंडिया के सोसाइटी में किस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन है और कल्चर क्या है, इस पर इन्होंने बहुत फोकस किया था इब्न बटूता ने. अंडरस्टूड. तो यहाँ जो आंसर होने वाला है वो है आपका ये बी, इब्न बटूता. लेकिन फिर भी सी और डी को भी एक बार देख लेते हैं. वास्को ड गामा जो है, ये नाम से ही पता चल रहा है इनके, ये पोर्चुगीज ट्रैवलर थे, पोर्चुगीज एक्सप्लोरर. ही वॉज अ पोर्चुगीज एक्सप्लोरर. ठीक है, ये इंडिया में कब आए थे, 1498 में. ये अक्सर हम जीके क्वेश्चंस में पढ़ते हैं. और इनके आने पर जो सी रूट था यूरोप और इंडिया का, इनके आने पर जो सी रूट था बच्चों यूरोप और इंडिया का, ये इन्होंने डिस्कवर किया. ठीक है, जो लास्ट ऑप्शन डी है मेगास्थनीज के बारे में, ये तो एक ग्रीक एम्बेसडर है. ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमें कॉमन क्वेश्चंस को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है. ग्रीक एम्बेसडर, he was a Greek ambassador. Okay, in the court of चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ये क्या थे, ग्रीक एम्बेसडर हुआ करते थे. और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आते हैं तो ये आपको कुछ ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है. विच रीजन ऑफ इंडिया रिसीव्स द हाइएस्ट रेनफॉल ड्यू टू मॉनसून विंड्स. यहाँ पे क्या पूछा है, मॉनसून विंड्स के बारे में पूछा गया है. हाईएस्ट रेनफॉल, विच रीजन ऑफ इंडिया, हाईएस्ट रेनफॉल क्यों होता है, ड्यू टू मॉनसून विंड्स. ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्टर्न घाट। सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है, वेस्टर्न घाट। ठीक है, मॉनसून के कारण जो बारिश हो रही है वो दैट इज वेस्टर्न घाट्स। ओके, तो वेस्टर्न घाट जो है ये सॉरी, अगर हम ऑप्शन ए से अगर देखें, वेस्टर्न घाट तो इसका आंसर हो गया। अब अगर हम ऑप्शन ए के बारे में पूछें तो ये जो वेस्टर्न राजस्थान है, यहाँ ये इसके नज़दीक क्या है, थार डेजर्ट। और थार डेजर्ट में बारिश क्यों नहीं होती है, हमने डिस्कस किया था लास्ट अपने वीडियोस में कि जो अरावली की पर्वतें हैं वो इनको क्या करती हैं, रोक देती हैं और बारिश होने नहीं देती हैं। ठीक है, तो जिसके कारण जो राजस्थान है वो ड्राई रह जाता है। लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख एक कोल्ड रीजन है स्टूडेंट्स। ठीक है, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट, यू कैन से कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है। देखिए, इससे ये पता चलता है कि डेजर्ट भी दो तरह के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट। तो लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कोल्ड डेजर्ट स्टूडेंट्स। ये लोकेटेड है रेन शैडो एरिया के हिमालयाज के पास। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, रेन शैडो एरिया ऑफ हिमालय, रेन शैडो एरिया ऑफ हिमालय। तो रेन शैडो में अगर आ गया तो क्या होगा, यहाँ पर भी वो बहुत ही कम बारिश होगी, लिटिल रेनफॉल। जहाँ पर भी रेन शैडो में आ जाएगा जो भी रीजन, जैसे लद्दाख आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बारिश बहुत कम होगी। अब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन दिया है थार डेजर्ट, ये थोड़ा सा पहले वाले ऑप्शन के सिमिलर हो गया है। तो थार डेजर्ट एक्सपीरियंस करता है वेरी लो रेनफॉल ड्यू टू द ड्राई विंड्स एंड द हाई टेम्परेचर। सो दिस वाज अबाउट द 5th क्वेश्चन। अब हम 6th क्वेश्चन में आते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन एरियाज विद द हेवी रेनफॉल। तो हेवी रेनफॉल के लिए कौन जाना जाता है स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। 200 से 300 तक बारिश होती है, 200 से 300 तक, और डेसिडुअस में 100 से 200 तक सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ट्रीज यहाँ पर एवरग्रीन में ट्रीज हमेशा क्या होती हैं, हमेशा हरे भरे होते हैं थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज कोई ड्राई सीजन आता ही नहीं है कि ये मुरझा जाए। डेसिडुअस में अगर देखें तो ये फॉरेस्ट जो है मॉडरेट रेनफॉल ये एक्वायर करता है, और इनके जो है ड्राई सीजन में ट्री इनकी जो पत्तियां होती हैं वो शेड कर जाती हैं, यानी कि झड़ जाती हैं। अगला ऑप्शन है थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट फिर से राजस्थान में जाएगा, इन राजस्थान। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दे हैव स्मॉल लीव्स एंड थॉर्नी प्लांट्स टू कंजर्व द वाटर। एल्पाइन फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो एल्पाइन में आ जाएगा हाई माउंटेनियस रीजन। ठीक है, हाई माउंटेनियस रीजन में आपने देखा होगा इस तरह के पेड़ होते हैं। ठीक है, ये तो एल्पाइन वेजिटेशन हुआ, हाई माउंटेन्स विद कोल्ड क्लाइमेट। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगला जो है क्वेश्चन वो बेस्ड है आपके रिवर पर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। ठीक है, तो हिमालय से कौन कौन ओरिजिनेट होता है पहले ये देख लो। गंगा होता है भाई, ब्रह्मपुत्र भी होता है, इंडस भी होता है, नहीं होता है तो गोदावरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारी तीनों नदियां ए बी और डी ये हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से आता है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत के नीचे अंगसी ग्लेशियर है वहां पे है, वहां से ओरिजिनेट होता है ये। और बचा आपका इंडस, तो ये लेक मानसरोवर इन तिब्बत, ये वहां से ओरिजिनेट होता है, लेक मानसरोवर, लेक मानसरोवर। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द हिमालयन रीजन। लेकिन गोदावरी जो है वो ओरिजिनेट होता है आपके वेस्टर्न घाट में। ये कहाँ ओरिजिनेट होता है, ये वेस्टर्न घाट यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र एंड नॉट फ्रॉम द हिमालयाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एटमॉस्फियर। नाइट्रोजन क्या मोस्ट एबंडेंट गैस है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एटमॉस्फियर। देखिए यहाँ पे फिर से वो नहीं आया है करेक्ट वाला, यानी ये करेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है, सॉरी फॉर दिस, करेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट गैस, यस, ये मोस्ट एबंडेंट है 78%। ठीक है, उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, यस, रेस्पिरेशन के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो ऑक्सीजन है, और फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 रिस्पॉन्सिबल है।
तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ये रहिएगा कॉन्शियस कि ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो उसके लिए CO2 रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस। चलिए, तो ये सबसे, ये पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है और तीसरा वाला भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज के लिए जो है वो यूवी का जो, सॉरी नॉट यूवी, जो ओजोन की लेयर है वो, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ओजोन का लेयर एक्चुअली है कहाँ। तो आंसर विल बी द स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता है कि स्ट्रेटोस्फियर में कौन सा, सॉरी, ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर के किस लेयर में है, तो वो है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं। अगर ट्रोपोस्फियर की बात करें तो ये लोअर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है, जहाँ पे हम वेदर को होता हुआ देखते हैं, जहाँ पे वेदर क्या पता चलता है। ट्रोपोस्फेयर में आपको पता चलता है वेदर कैसा है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर का मैंने आपको बता दिया। मेसोस्फेयर जो है, यहाँ पे जो मेट्योर्स होते हैं वो जब एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तब यहाँ पे वो बर्न हो जाते हैं स्टूडेंट्स। मेसोस्फीयर में जो मेट्योर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं। ठीक, जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें जो गैसेस है वो आयनाइज्ड फॉर्म में है, आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में है। ठीक है, एंड इज इंपॉर्टेंट, यही आपका रेडियो कम्युनिकेशन में भी हेल्पफुल है। थर्मोस्फियर, ये रेडियो कम्युनिकेशन में भी हेल्पफुल है। अंडरस्टूड? सो दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्लास 7 NCERT बुक। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है, विच फैक्टर मेनली इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस में अगर हम देखें तो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड हम किसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये सब होते हैं ना। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर मान लो कि ये अर्थ है, अगर सपोज ये इक्वेटर है आपका, ठीक है, तो ये सब लैटिट्यूड्स हैं स्टूडेंट्स। ये सब क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, और ये जो है ये सब लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं के भी क्लाइमेट के लिए। लैटिट्यूड भी, कितनी हाइट है, ज़्यादा हाइट है तो वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ेगी, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो जितना ज़्यादा दूर रहेगा सी लेवल से, वहाँ पर भी एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाएगा। ठीक है, अगर वो समुद्र के नज़दीक है, कोस्टल एरिया में है, तो वो मॉडरेट क्लाइमेट दे विल एक्सपीरियंस। ठीक है, और टेम्परेचर, एल्टीट्यूड मैंने भी क्या कहा, जितने ज़्यादा हाइट पे आप जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और लैटिट्यूड, लैटिट्यूड जो है इट डिटरमाइंस हाउ मच सोलर एनर्जी ये प्लेस रिसीव्स। अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनराइज एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन जैसे जैसे हम पोल के ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम पोल के नज़दीक जाएंगे, है ना, तो आपको यहाँ सन की एनर्जी कम होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज, इसमें जो ऑप्शन है डी, दैट विल बी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, विच क्रॉप रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है विच क्रॉप रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइस। तो दिस वॉज अबाउट टूडेज क्वेश्चंस. In my next slide, I will bring some more questions for you. So stay tuned with me and be always competitive, always struggle hard, always practice, be disciplined, have confidence on yourself and nothing more to say. Like इससे ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगी. ठीक है? Thank you for being with me.